मिशन 100% फिजिकल सन, जिसमें हम लोग 9th नंबर चैप्टर तक आ गए हैं, साइक्लिंग स्पोर्ट्स। ये ऐसा चैप्टर जिसमें है तो बहुत सामान्य चीज़ें, लेकिन उसमें होती क्या है, कंफ्यूजन थोड़ा, कि मेंटल इमेजिनरी क्या है, गोल सेटिंग क्या है, पर्सनालिटी को कैसे आप डिफाइन करेंगे, पर्सनालिटी के डायमेंशंस, बिग 5 पर्सनालिटी में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। तो मैंने एक सेपरेट जो बनाया हुआ है, एक छोटा सा वीडियो, उसमें बड़ा अच्छा समझाया हुआ है पर्सनालिटी के बारे में। मैं वहाँ, ये इसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ लिंक में, ऐसे प्लेलिस्ट है मिशन 100% फिजिकल सन, उसमें सारा कुछ डला हुआ है इस बार का। तो इसको भी मैं ऐड कर दूंगा, ताकि जब इसको कुछ कंसेप्ट को समझ दिक्कत हो तो वो भी आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम जल्दी से आते हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा ही है, लेंदी है, और जहाँ कहीं कुछ लगे तो वहाँ कमेंट सेक्शन डालिएगा, उसको फिर मैं अलग से समझा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो पूरा आप देखेंगे तो ये चैप्टर में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है? ओरिजिन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना, यानी ग्रीक में पहले क्या होता था, लोग नाटक करते थे तो एक मुखौटा पहनते थे जिसका एक्टिंग करते थे, तो वही लैटिन वर्ड पर्सोना वहां निकला, उसी को पर्सोना कहा था। जैसे जो राजा का एक्टिंग किया तो राजा ऐसा पहन लिया, कोई जानवर का एक्टिंग किया तो जानवर का मुखौटा लगा दिया, उसको पर्सोना कहा जाता है। यानी समाज में रहने के लिए हर एक आदमी जो बाहर एक ऑरन लगाता है वो भी पर्सनालिटी के रूप में आता है, लेकिन ये पूरा नहीं है। पर्सनालिटी के 4 डायमेंशन जो कि मैंने बताया है पहले ही, फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है और इमोशनल है। मीनिंग द मास्क यूज बाय एक्टर्स इन रोमन थिएटर में जो काम करते थे वो लोग जो मास्क लगाते थे। मॉडर्न मीनिंग refers to an individual's characteristic way of responding to others and situations. It includes a combination of thoughts, characteristics, behavior, attitude, ideas and habits. आगे जैसे इसके बारे में गिलफोर्ड का डेफिनेशन मैंने बताया था, कि सारे जो ट्रेड्स हैं आपके, जो उसका इंटीग्रेशन है। और बर्गेस को बर्गर से मैं रिलेट किया था, बर्गर मतलब हैबिट। तो उन्होंने कहा था पर्सनालिटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल हैबिट्स which determine the role and status of the person in society। मैंने एक खास पर्सन का रोल और स्टेटस क्या होगा सोसाइटी में, उसका पूरा इंटीग्रेशन है। क्या हैबिट्स जो उनके, जैसे कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या डिसिप्लिन है, नहीं है, झूठ बोली की आदत है, कैसी आदत है, ये सारा कुछ मिला के पर्सनैलिटी बनती है। जल्दी जल्दी हम लोग आगे आते जाते हैं। रॉबर्ट ए बैरन का डेफिनेशन में है, पर्सनालिटी इज एन इंडिविजुअल्स यूनिक एंड, इस एनसीईआरटी के बुक से ये सब डेफिनेशन लिया गया है। कभी कभी क्या होता है, डेफिनेशन लिख के किसने कहा नीचे आ जाता है, इसलिए ये दो तो कॉमन है जो कि आपके दिमाग में रहना चाहिए। छोटा भी है और ये कभी कभी पीवाईक्यू में पूछा भी है। पर्सनालिटी इज एन इंडिविजुअल्स यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग। तो आप रॉबर्ट नाम का एक आदमी से रिलेट कर दीजिएगा कि जिनका बिहेवियर, थॉट और फीलिंग बहुत अच्छा था, ऐसे कर रिलेट कर दीजिएगा, यूनिक था। कार्ल जंग, तो जंग पढ़िए, जुंग पढ़िए, जो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ वहां पर बोलना नहीं है, लिखना है, तो स्पेलिंग याद रखिएगा। कार्ल जंग ने कहा डिफाइंस पर्सनालिटी एज एन एटीट्यूड रेफरिंग टू ए प्री डिस्पोजिशन टू बिहेव इन एन सर्टेन मैनर। यानी कि पहले से एक आपने अंदर से तय कर लिया डिस्पोजिशन एक की, कैसे एक सर्टेन मैनर में हम बिहेव करेंगे। कार्ल जंग, तो इसको कार्ल जंग में एक सर्टेन पैटर्न में हम लोग जो है सर्टेन मैनर में ही बिहेव करते हैं। जो जंग के अंदर हम जाते हैं किसी भी लड़ाई में, तो हम लोग सर्टेन मैनर। अब देखिए, इसको पूरा याद नहीं भी रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएगा, और सब्जेक्टिव में सेम टू सेम ऐसा लिखने की जरूरत नहीं। जो आपको डिफिनेशन याद रहे, जैसे बर्गेस के याद है तो बर्गेस के लिख लीजिए, जिसका भी याद रहे ठीक से, या जो आपको लग रहा है कि ये आराम से याद हो जाएगा तो उसको याद कर लीजिए। छोटा सा है। आप चिंता मत कीजिए, आपका जो ये पूरा का पूरा पीडीएफ है जो मैंने एनसीईआरटी से बनाया हुआ है, सीबीएसई के साइट से, तो वो सारा जो है उसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन रहेगा, आप वहां से इसको नोट कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट्स वर्सेस एक्सट्रोवर्ट, यहाँ पर जो है ये मैं पूरा, आप एक बार एक नजर पढ़ लीजिए, लेकिन मैं ऐसे ही बताता हूँ। जब भी कोई फीलिंग आपको बाहर एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है, लोगों से इंटरेक्ट करने में मन नहीं करता है, भीड़ में रहने की इच्छा नहीं होती है, तो अकेलापन में रहने में मजा ज्यादा आता है, अगर ये ज्यादा लीड कर रहा है तो आप इंट्रोवर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको अकेले रहने में थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है, बातूनी बहुत है, बात करने में अच्छा लगता है, आपको हमेशा एनर्जी दूसरे में देने में, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे उसके घर में क्या हो रहा है, फलाना लोग क्या कर रहे हैं, अगर इसमें ज्यादा आपको मन लगता है तो आप एक्सट्रोवर्ट है। तो इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। इंटरेस्टेड इन इनर सेल्फ, रिजर्व एंड इंटरेस्टेड, स्पेशली अपने आप को इंट्रोस्पेक्टिव है, यानी अंदर के अंदर अपने आप में देख रहे हैं कि क्या है। प्रेफर सोलिटरी एक्टिविटीज, देखिए ये इंट्रोवर्ट भी ज्यादा होना ठीक नहीं है और एक्सट्रोवर्ट भी ज्यादा होना ठीक नहीं है, दोनों के मेल्स में रहेगा तभी समाज में ज्यादा अच्छा रह पाइएगा।
लेस वोकल इन पब्लिक, थिंक बिफोर एक्टिंग, बहुत ज्यादा सोचने लगते करने से पहले। तो जिसके लिए मैंने कभी कहा था कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों, इतना डरते तो फिर घर से निकलते क्यों। मैंने इतना ज्यादा डरना भी नहीं है, आप बीच में रहिए। तो एक्सट्रोवर्ट क्या, हाईली सोशल, एक्सप्रेसिव एंड ब्रॉड माइंडेड, एंजॉय इंटरेक्शन, पार्टीज, ग्रुप एक्टिविटीज। अब इतना है कि बाहर ही ज्यादा कर रहे हैं तो आप जो है फिर अपने लिए, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। बोल्ड, आउटगोइंग, ऑप्टिमिस्टिक एंड एक्शन ओरिएंटेड। तो दोनों का अच्छा चीज ले लेना है कि हमको इंट्रोस्पेक्शन भी करना है, पढ़ना भी, और यहां से भी ले लेना है कि हमको दुनिया के साथ इंटरेक्ट भी करना है। प्रेफर द आउटर वर्ल्ड ऑफ पीपल एंड एक्टिविटीज। योग में है कि अति समाज में रहना भी वहां खराब माना गया है। पतंजलि जी का एक सूत्र है पूरा उस पर कि अति प्रजल्प, यानी कि जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना, ज्यादा बात करना भी ठीक नहीं है, और बहुत ज्यादा अंदर ही रह जाना भी ठीक नहीं है। जुंग पर्सनालिटी फंक्शन, 4 मेजर पर्सनालिटी फंक्शन है। थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन लॉजिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। अब ये जो इंट्रोवर्ट हो चाहे एक्सट्रोवर्ट हो, ये 4 चीजें इसमें होनी चाहिए कि क्या ज्यादा लीड कर रहा है। जैसे थिंकिंग ज्यादा लीड कर रहा है लेकिन आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर वो आप इंट्रो की ओर जा रहे हैं। ये होना, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग, इंट्यूशन, ये 4 मेन चीज है। कभी कभी जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि जिम के अनुसार पर्सनालिटी के 4 फंक्शन क्या है, तो ये इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट के अलावा। तो थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, फीलिंग, डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन वैल्यूज। देखिए डिसीजन मेकिंग तो होगा लेकिन डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन लॉजिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होगा। तो थिंकिंग, फीलिंग मतलब आप महसूस करके, डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड इमोशंस, सेंसिंग, अंडरस्टैंडिंग थ्रू फैक्ट्स, एविडेंस एंड डिटेल्स, सेंसिंग। और इंट्यूशन, आप सब जानते हैं इंट्यूशन जो है अंदर से जो आता है, अंडरस्टैंडिंग थ्रू आइडियाज, पॉसिबिलिटीज। इंट्यूशन पहले से आगे पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है और क्या पैटर्न चल रहा है, तो किस तरह का काम आगे होगा, किस तरह की चीजें आगे हो सकती है, दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन। कॉम्बिनेशन ऑफ एटीट्यूड्स, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट विथ फंक्शंस फॉर्म डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप। यही इसी दोनों कॉम्बिनेशन यानी कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट कॉम्बिनेशन से ही एम्बिवर्ट फिर बनता है। थर्ड, ambivert, a person showing characteristics of both introvert and extrovert, falls in the middle of the introversion and extroversion continuum। यानी कि बीच में जब है, जब दोनों चीज है आपके पास, तो बिग 5 तो मैंने अच्छे समझाया हुआ है। ओशियन को फिर से देख लीजिए। ओशियन मतलब ओ यानी ओपननेस। ओपननेस को मैंने किंग से किया था क्योंकि पहला है ओशियन का पहला ओ, तो एक कौन होता है, तो राजा कभी भी एक होता है। तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस, इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, क्यूरियस, ओपन टू न्यू आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस। तो ये जो है ओपन माइंडेड जो होते हैं वो राजा होते हैं। राजा लोग क्या होते हैं, इमेजिन किए कि कैसी प्रजा को चलाना है, क्रिएटिव रहे, क्यूरियस रहे, ओपन माइंडेड रहे। तो ये जो है आपका बेसिकली जरूरी है। लो स्कोर, डिसलाइक्स चेंजेस, लेस इमेजिनेटिव। ये जो है इमेजिनेटिव कम होते हैं, सॉरी लो स्कोर में क्या होता है, लेस इमेजिनेटिव रहना भी ठीक नहीं है। लेस इमेजिनेटिव जो है वो लो स्कोर में क्या आता है, अगर इनका स्कोर लो कब होगा, ओपन लो का लो स्कोर कब होगा, यानी कि क्या होगा जिससे ये दूर भागेंगे। तो अगर लेस इमेजिनेटिव है तो डिसलाइक अगर चेंज कर रहे हैं यानी कि वो ओपननेस नहीं है। तो आपका लो स्कोर मतलब किस चीज में आप बताएंगे कि ये नहीं है। तो जैसे आपका ऑब्जेक्टिव में आ गया कि विच इज नॉट अमॉन्ग द क्वालिटीज ऑफ ओपननेस, तो आपका डिसलाइक चेंजेस अगर कह लिख दिया है, लेस इमेजिनेटिव लिख दिया यानी कि अपोजिट लिख दिया, तो इसके अपोजिट कुछ भी लिख देगा अगर, तो आपको ओपन माइंडेड से अपोजिट कुछ लिख दिया है तो आपको वहां से उसको चुन लेना है ऑब्जेक्टिव में। इसको यहाँ एग्जाम में आपको लिखने का जरूरत ये नहीं है नीचे वाला, ये जानबूझ के ऐसे एनसीईआरटी दे दिया है कि ताकि आप ये भी पता चले उसका अपोजिट क्या सही है। कॉन्सेंट्यूसनेस, अब इसको याद रखने के लिए स्पेलिंग याद है, CON कॉन, साइंस का SCIEN ले लीजिए, ट्यूसनेस TIOUSNESS। तो कॉन्सेंट्यूसनेस, ट्यूसनेस, तो ये जो होता है, ये दो लोग क्या होते हैं, जब भी दो जोड़ा में क्या आएंगे, कपल। जब भी दो जोड़े में होते हैं कपल, आप पिक्चर में देखिएगा जो दो जोड़े में तो कपल, तो वो लोग ऑर्गेनाइज्ड, रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन होते हैं। ये लोग ऑर्गेनाइज्ड, रिस्पॉन्सिबल एक दूसरे प्रति होंगे, ये याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे जो लोग इस तरह की पर्सनालिटी होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन होते हैं। ऐसे ही लोग का कपल टिक सकता है। कपल तभी लंबा समय में टिकेगा जब ऐसे लोग रहेंगे। एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रावर्जन तीसरा,
तीसरा है ओसीएन, ओसीएन का तीसरा है एक्स्ट्रावर्जन, यानी कि तीन क्या होता है, तो गांधी जी के 3 बंदर, तो ये लोग क्या होते हैं, बड़े एक्टिव रहते हैं, कोई बुरा मत देखो, कोई बुरा मत बोलो, कोई बुरा मत सुनो में रहते हैं, सोशलेबल होते हैं क्योंकि एक दूसरे से इंटरेक्ट ज्यादा करते हैं, टॉकेटिव होते हैं, इंथुजियास्टिक होते हैं। तो जो एक्स्ट्रोवर्जन था उसका, ये एक्स्ट्रोवर्ट था जूम का, वही सेम यहाँ चल रहा है। इसका लो स्कोर क्या है, रिजर्व और कॉशियस। रिजर्व और कॉशियस अगर लिख दिया है मतलब ये अपोजिट में चल गया, क्योंकि एक्स्ट्रोवर्जन का जस्ट अपोजिट हो गया। एग्रीबलनेस, एग्रीबलनेस क्या है, तो विल्स ऑफ कार, चौथा क्या है, विल्स ऑफ कार। विल्स ऑफ कार हमेशा 4 रहता है, तो इसको याद रखने के लिए फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, ट्रस्टिंग, हेल्पफुल, क्योंकि अगर कार आगे जा रहा है जैसे अपने आप पीछे वाला उसी तरह जाता है, तो सब आपस में कोऑपरेटिव होता है, ट्रस्टिंग होता है, हेल्पफुल होता है। एक भी पंक्चर हो गया तो गाड़ी नहीं चलती ठीक से, इसलिए एग्रीबलनेस को जोड़ दीजिएगा उससे, विल्स ऑफ कार से, तो आपको याद भी रहेगा। और 5वां है न्यूरोसिटिज्म, जो कि मैंने समझाया हुआ था, 5 यानी फिंगर। फिंगर में हर किसी का इशारा अलग होता है, ये सब इशारा अलग होता है, ये इशारा अलग होता है, बीच में कभी नहीं दिखाते हम लोग। तो इसलिए जो है न्यूरोसिटिज्म मतलब जो हमेशा नर्वस, इमोशनली स्टेबल, यानी इमोशन अनस्टेबल है, इससे कुछ पता नहीं चल रहा है कि किस मूड में कब चला जाए। तो ये जो है जैसे बोलते हैं ना, एक उंगली किसी को दिखाया 3 उंगली अपनी तरफ रहती है, तो इमोशनली अनस्टेबल जो है इसको जोड़ लेना है फिंगर से, कि एंग्सियस, नर्वस, पता नहीं चल रहा कि क्या हम दिखाना चाह रहे, क्या कर रहे हैं, तुरंत चेंज हो जा रहा है। और लो स्कोर इसका है काम, कंपोज, सिक्योर का जस्ट अपोजिट होता है, ना काम होता है, ना कंपोज होता है, ना सिक्योर होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है। तो जस्ट अपोजिट को भी देख लोगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा, याद रहेगा। की आइडिया, पर्सनालिटी रिप्रेजेंट्स अ रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर। जैसे जिसकी जो पर्सनालिटी होता है, नेचर सिग्नेचर जल्दी चेंज नहीं होता है। ऐसे मैंने एक बार कहा था कि नेचर सिग्नेचर चेंज होता है, अगर हाथ में चोट लग जाए तो सिग्नेचर चेंज हो जाता है क्योंकि लिख नहीं पाते ठीक से, और दिल में चोट लग जाए तो नेचर चेंज हो जाता है। तो ये जो है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ बेसिकली 80-90% टाइम जो जिसका जो पैटर्न बन जाता है वो पैटर्न पे ही चलता है। तो पर्सनालिटी रिप्रेजेंट्स अ रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस explained through personality types, introvert, extrovert, ambivert, and the trait models such as Big Five पर्सनालिटी थ्योरी कहा जाता है, जो ओशियन वाला है, ओशियन, ओपननेस, कंसेंट्रेशननेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीबलनेस एंड न्यूरोसिटिज्म को। अभी आगे हम लोग मोटिवेशन पे देखिए, मोटिवेशन बड़ा जरूरी है। एक एसएजी सेज, ये आप अगर याद कर लीजिए मेरी बात से तो लिख लिए कि एसएजी सेज ने कहा था मोटिवेशन स्ट्राइव टू ड्राइव। मोटिवेशन स्ट्राइव टू ड्राइव मतलब कहीं भी ड्राइव करना, कुछ काम करना, तो उसके लिए जो फोर्स चाहिए वो है मोटिवेशन। जैसे आप लोग को एक चाहिए कि हाँ बेटा तुम लोग सब 70 आउट 70 ला सकते हो, पीई में कुछ नहीं है, 10 चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखना है और इंपॉर्टेंट के चक्कर में नहीं पढ़ना, पूरा कंसेप्ट दिमाग में रख लो, अपने आप 70 आउट 70 आ जाएगा। 10 तो चैप्टर है, हर एक चैप्टर में 5-5 तो मेन पॉइंट है, 5-5 कंटेंट है, तो 50 कंटेंट नहीं याद कर सकते, आराम से कर सकते हो। तो ये हुआ मोटिवेशन। तो मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन derived from the Latin word mover, meaning to move. It is the driving force that initiates, guides and maintains behavior towards a goal. किसी भी एक लक्ष्य बनाए हैं, गोल सेटिंग आगे है फिर इसमें इसी चैप्टर में। ये चैप्टर बड़ा आपके लिए पावरफुल है, सिर्फ इसके लिए नहीं, ये सब्जेक्ट जो है फिजिकल के बावजूद सारे सब्जेक्ट जो पढ़ोगे उसमें ये काम आ जाएगा और अपने आप को समझ पाओगे बेहतर ढंग से। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो कि अंदर से आता है, कम्स विद इन द इंडिविजुअल, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर में थोड़ी भी आग नहीं है तो बाहर आग जलाना बड़ा मुश्किल है। अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है, पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है। तो अपने आप की आग, अपनी आग को जिंदा रखो। एक्शन इज प्रिफर्ड परफॉर्म फ्रॉम जॉय, सेटिस्फैक्शन, इंटरेस्ट और चैलेंज, लिंक्ड विथ नेचुरल इंस्टिंक्ट। आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है उसको थोड़ा पहचानो तो ज्यादा अच्छा मोटिवेटेड रहोगे। नीड्स एंड पर्सनल एंजॉयमेंट, हेल्प्स मेंटेन बिहेवियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड, क्योंकि अगर इंटरनल जल रहा है आग तो वो आपको हमेशा आगे बढ़ाते रहेगा। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी जरूरी है, कभी कभी एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक आपको जला देता है। जैसे अंदर कहीं पर छुपा हुआ था, छोटा लकड़ी सुलग रहा था तो वहां बाहर की आग उसको जला देती है। जैसे कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवार्ड्स और प्रेशर सच एज मनी, अवार्ड्स, प्रेज, प्रमोशन और पनिशमेंट। कभी निगेटिव चीज भी बड़ी जरूरी होती है, वो भी निगेटिव मोटिवेशन ही है। जैसे कोई कहते हैं ना कोच, यार तुम्हारे चलते टीम हार गई, अगला बार तुमसे जो है तुम ये उम्मीद नहीं थी, तो ये भी एक मोटिवेशन ही है। अगला मैच में कह रहे सर इतना मेरे पर आशा किए थे, हम नहीं खेल पाए तो और मेहनत करना है, ये भी एक मोटिवेशन है। यूजफुल फॉर इनिशिएटिंग बिहेवियर व्हेन इंट्रिंसिक फैक्टर आर वीक। जब इंट्रिंसिक फैक्टर वीक होता है तो बाहर से देना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी पढ़ना ही नहीं चाह रहे कि पीई लास्ट में 3 दिन पढ़ेंगे, तो उनके लिए ऐसा भी नहीं है।
आपको हो सकता है 30-40 आ जाए, लेकिन 20-30 मार्क्स बहुत बड़ा चीज होता है। अगर अभी से लगेगा तो 70 आउट ऑफ 70 आ सकता है। तो आपको एक्सटेंसिक डालने के लिए, ताकि अंदर की आग थोड़ा सा जल जाए। डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सटेंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक ड्राइवन बाय इनर सेटिस्फेक्शन एंजॉयमेंट फैक्टर्स, जॉय, इंटरेस्ट, एंजॉयमेंट, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ऑफ बिहेवियर इसमें होता है। एक्सटेंसिक क्या होता है, बहुत आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुने तो 2 घंटा के लिए बड़ा एनर्जेटिक रहते हैं, फिर वहीं का वहीं पुनः मुझको फिर वहीं पहुंच जाते हैं। एक्सटेंसिक ड्राइवन बाय रिवार्ड्स सच एज ट्रॉफीज, मनी, प्रमोशन एंड प्रेज हेल्प इन क्रिएटिंग इनिशियल ड्राइव व्हेन इंटरनल मोटिवेशन लो। लेकिन इनिशियल ड्राइव के लिए जरूरी है, लेकिन जब तक अंदर से फिर नहीं आएगा आपका, तब तक जो है वो कोई काम का नहीं है। मोटिवेशन टेक्निक क्या क्या है, तो कॉग्निटिव अप्रोच क्या है, मोटिवेशन इज अचीव थ्रू गोल सेटिंग एंड प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। गोल कैसा होना चाहिए, गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, एस यानी स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी मेजरेबल होना चाहिए, ए यानी अचीवेबल होना चाहिए, आर यानी रिलेवेंट और रियलिस्टिक होना चाहिए, टी मींस टाइम बॉन्ड होना चाहिए। कब तक, जैसे आपका टाइम बॉन्ड हो गया है कि 17 तक सब कंप्लीट, 17 के रात में हम लोग जो है एक बार रिवीजन ठीक से कर लेंगे और फिर 18 को हम लोग जुड़ेंगे। अब इसमें क्या है कि बीच में जो है 14-15 जो है बड़ा क्रूशियल है, सैटरडे संडे 14-15, चूंकि हम लोग तो सभी जॉब में हैं, तो 14-15 को हम लोग जो है उसको सोचेंगे कि लाइव आके एक बार पूरा रिवीजन सब चैप्टर का, जिसको कोई पीवाईक्यू में कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर दें। टाइम बॉन्ड अप्रिशिएट इन डिफिकल्टी, स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड इन पर्पस होना चाहिए, लेकिन स्मार्ट यहाँ नहीं है, आप स्मार्ट लग दिए, जब भी गोल से आएगा तो स्मार्ट जरूर कर दीजिएगा। इसका एक छोटा सा वीडियो मेरा अलग सा भी है गोल सेटिंग पर। पेडागोगिकल अप्रोच क्या होगा, इफेक्टिव कोचिंग, कम्युनिकेशन एंड फीडबैक हेल्प इन मेंटेनेंस मोटिवेशन, इंक्लूड्स गाइडेड डिस्कवरी मेथड, वैल्यूएबल फीडबैक सिस्टम, फन बेस्ड ट्रेनिंग, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। सोशल सपोर्ट स्ट्रेटजी में क्या होता है, सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स एंड पीयर ग्रुप्स। अगर किसी के दोस्त अच्छे हैं तो वो अपने आप मोटिवेटेड रहता है, क्योंकि हमेशा वो लोग टोकते रहते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये ऐसा करो। इंक्रीजेस पार्टिसिपेशन एंड continuation sports. Facilitation approach includes incentives and rewards, balance, value of reward for athlete. जरूरी नहीं कि सेम टू सेम ऐसा लिखिए, इसमें से आप सिर्फ कंसेप्ट ले लीजिए, वर्ड आपके अपने रह सकते हैं, इसको सिर्फ इसमें लेके चलिएगा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल, अरे तुम बहुत अच्छा किया, अरे वेल डन, तो इसका भी जो है एक मोटिवेशन होता है, तुम्हारे चलते आज ऐसा हुआ है, तुम बहुत अच्छा खेला, तो ये वाला बहुत जरूरी है। क्वालिटी सपोर्ट एंड फैसिलिटेशन। मोटिव्स फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। 4 मेजर मोटिव क्या क्या है, तो फिजिकल वेलबींग, शरीर के रूप में स्वस्थ रहना, साइकोलॉजिकल वेलबींग, मन में शांति और अच्छे से रखना, परफॉर्मेंस अचीवमेंट की परफॉर्मेंस कितना अचीव किए, स्टेटस एंड पावर, असर्टिव अचीवमेंट, जब आप देखते हैं कि हाँ मेरा एक लोग पहचान रहे हैं, एक स्टेटस है हमारा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपको प्रेज करते हैं, पहचानते हैं, यानी कि आपका उतना ज्यादा पावर बढ़ता चला जाता है। की आइडिया क्या है, तो मोटिवेशन एक्ट्स एज ए गाइडिंग फोर्स फॉर इनिशिएट, डायरेक्ट एंड मेंटेन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस यूजिंग बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर सपोर्टेड बाय प्रॉपर मोटिवेशनल टेक्निक। अब देखिए एक्सरसाइज एडहेरेंस, एक्सरसाइज सबको जानता है बहुत जरूरी है, लेकिन एडहेर मतलब से जुड़ नहीं पाता है, तो एक्सरसाइज से जुड़े कैसे हम लोग, कैसे ऐसा करें कि हमारे लाइफ में एक्सरसाइज जो है पार्ट बन जाए। तो एक्सरसाइज एडहेरेंस refers to the extent in which an individual maintains active involvement in physical exercise according to prescribed interval, dose and regimen despite barriers or pressure to withdraw। अब देखिए जो मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि ऑडियो विजुअल आप सुन भी ले, लेकिन बीच में जो मैं एक्स्ट्रा बोलूंगा वो और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो जो है मेरे और सब किताबें और जो कंसेप्ट मेरा बना हुआ है उसका वो सार होगा, इसलिए जल्दी जल्दी आगे सुनते हैं। जहां मुझे लगेगा कि अलग से है कुछ बोलना, वो मैं आ जाऊंगा यहाँ। इट इज अ सेल्फ रेगुलेटेड वॉलंटरी बिहेवियर एम्ड एट मेंटेनिंग एन एक्सरसाइज रूटीन फॉर लॉन्ग आफ्टर इनिशियल अडॉप्शन। इट इंक्लूड्स बोथ एक तो एक्सरसाइज एडहेरेंस, जब भी आएगा एडहेर मतलब जुड़ना, एक्सरसाइज से कैसे जुड़े रहना है, उससे रिलेटेड आप कुछ भी लिखिएगा तो सही होगा, लेकिन अगर टू द पॉइंट लिखिएगा तो टोटल मार्क्स आएगा, और मैं चाहता हूं कि फुल मार्क्स आए आपका। इट इंक्लूड्स बोथ इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बिहेवियर। रीजंस टू एक्सरसाइज, क्या क्या रीजन है एक्सरसाइज का आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। पीपल पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज फॉर वेरियस रीजन। इंप्रूविंग फिजिकल अपीयरेंस, बहुत लोग तो जिम जाते हैं इसलिए क्योंकि थोड़ा सा किसी को दिखाना रहता है, अपने अड़ोस पड़ोस और एडोलेसेंट एज में आप लोग हैं तो और बहुत को दिखाना है, उसके लिए आदमी जिम ज्वाइन करता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल
परसेप्शन, अरे वो उसका तो बड़ा अच्छा बॉडी है, ऐसे देखो वो हीरो को देखो कितना अच्छा लगता है, उस आदमी को देखो कितना अच्छा लगता है, ये सब भी रहता है। रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ, ये अंदर की बात है और इसको बहुत लोग नहीं जानते हैं कि रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ डिजीज रिलेटेड टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बहुत सारा डिजीज अपने आप बढ़ जाता है। अगर मान लिया आप 80-90 नहीं भी जिए, लेकिन जितना दिन जिएंगे अगर आप लाइफ एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे तो देखा गया है कि जो लोग लाइफ में एक्टिव रहते हैं वो लंबा जीते हैं। मैक्सिमम ये किसी भी चीज का जो है अति नहीं होना चाहिए, एक्सेस कोई भी चीज, एक्सेस ऑफ एनीथिंग बैड, लेकिन हाँ एक बैलेंस्ड वे में जरूरी है। रिक्रिएशन एंजॉयमेंट थ्रू स्पोर्ट्स एंड लीजर एक्टिविटीज, ये एक बहुत अच्छा एंजॉयमेंट है, ऐसा एंजॉयमेंट कि जिससे शरीर और मन स्वस्थ भी हो रहा है और रिक्रिएशन भी हो रहा है। इसलिए स्पोर्ट्स से पार्टिसिपेट लीजर टाइम में करना ये सबसे बेस्ट लीजर एक्टिविटी माना जाता है। सबसे बेस्ट मतलब बेस्ट अपने आप में सबसे अच्छा हो गया। मेंटल रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिडक्शन, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं आप में डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन इस टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं जो फील गुड कराते हैं। तो मेंटल रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिडक्शन अपने आप होता है। सोशलाइजेशन, अगर आप बहुत बहुत खराब फील कर रहे हैं, बच्चे दोस्तों के साथ जाकर खेल लिए, देखिए ठीक लगने लगेगा आपको, और अगर कटते जाएगा तो और ग्रुप से अलग होते जाइएगा। सोशलाइजेशन थ्रू इंटरेक्शन विद फ्रेंड्स, टीम्स एंड कम्युनिटी, जब भी खेलते हैं हम लोग ग्रुप में खेलते हैं, टीम, और अधिकतर कोशिश कीजिए टीम गेम खेलेंगे। टीम गेम का एक अलग मजा है, क्योंकि इंडिविजुअल गेम क्या होता है आपको अचीवमेंट तो देगा लेकिन स्ट्रेस भी देने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि अकेले कितना प्रैक्टिस करते रहिएगा। कंपटीशन बहुत कम लोगों के साथ हो पाता है, इंटरेक्शन भी कम हो पाता है, इसलिए टीम गेम का एक अलग बेनिफिट है, क्योंकि लाइफ में काम करना टीम में, तो लीडरशिप क्वालिटी के लिए टीम गेम जरूरी है। बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, हेल्प्स इन वेट मेंटेनेंस। अब देखिए इसके बेनिफिट है, आप इसमें से अगर सारा कुछ याद नहीं रखें, मन में सोचिए फिजिकल क्या क्या ठीक होगा, तो बोन ठीक होगा आपका। अगर 7th नंबर चैप्टर में गए होंगे तो फिजियोलॉजी में अपने आप आ गया कि क्या क्या चीज एक्सरसाइज से ठीक हो रहा है और क्या क्या फायदा है सिस्टम का, सब जुड़ा हुआ है। अगर वो भी याद है तो आप यहां लिखने के लिए आसानी हो जाएगी। स्ट्रेंथन्स बोन्स एंड मसल्स, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर्स, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर जो होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल चलते होता है, जैसे ओबेसिटी ज्यादा होने के कारण बहुत सारा चीज डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसके वो सब में बेनिफिट होता है। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फॉल्स, स्पेशली ओल्डर एडल्ट्स। क्या होता है ना, जब 60 के बाद क्या होता है अंदर का बॉडी बैलेंस जो है जो गड़बड़ाने लगता है, एक्सरसाइज करने वालों का ये बैलेंस काफी लंबे समय तक ठीक रहता है। एजिंग वाला जो बता रहे थे उसमें ये था। साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स, प्रोवाइड्स स्ट्रेस रिलीफ, इंक्रीजेज हैप्पीनेस एंड एंडोर्फिन रिलीज, promotes self-efficacy, believe in activity to achieve goals, promotes social cohesion and group bonding, enhances value orientation and healthy lifestyle awareness, जो कि healthy lifestyle की कमी से 5 डिजीज होते हैं जो कि आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में। Cognitive and mental benefits, improves attention control and concentration, improve memory, provides mental health benefits, helps manage depression, anxiety, improves psychological well-being and personality trait, develops leadership quality through participation in sports। तो ये cognitive और mental benefits है। और उसके बाद स्पेशल पॉपुलेशन, हेल्प्स क्लिनिकल पॉपुलेशन। अब इतना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि 5 नंबर से ज्यादा तो पूछता नहीं है, लेकिन मैं ज्यादा बता रहा हूं ताकि आपको कम लिखने में कोई दिक्कत ना हो। स्ट्रेटेजी फॉर इनहेंसिंग एक्सरसाइज रन्स, क्या क्या ये मेन है, ये पूछता है स्ट्रेटेजी क्या होती है, कैसे हम जुड़े रहे, और फायदा तो आप लोग सब लिख लीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगर ये सेम टू सेम नहीं लेकिन सब फायदा लिख लीजिएगा, ये देख लीजिए कि कैसे हम जुड़े रहे, और यही आज से आप लोग फॉलो कीजिए ताकि एग्जाम में भी 10-15 मिनट आप अगर एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपका ब्रेन और बॉडी दोनों एक्टिव रहेगा, बाकी के 23 घंटा पढ़ने के लिए और रेस्ट करने के लिए। तो रेस्ट भी अच्छे से हो पाएगा और काम भी अच्छे से हो पाएगा अगर आज से भी शुरू करते हैं। तो गोल सेटिंग कीजिए, यूज स्मार्ट गोल, कि हमको हल्का फिट रहना है, मेजरेबल, मतलब इतना तो कर ही लेंगे, अटेंड कर सकते हैं जो चीज वही अटेनेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड या रिलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। एडिंग वेराइटी, यहाँ देखिए स्मार्ट आ गया। एडिंग वेराइटी, इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट एक्सरसाइज टू प्रिवेंट बोर्डम, कुछ ऐसा चीज कर लिए बीच में, जैसे बहुत बार हम लोग क्या करते हैं मास्टर्स में, जैसे मैंने बताया हुआ है, जैसे मैं पढ़ाई में भी ठीक रहा तो मास्टर्स में टॉपर रहा, तो हम लोग पढ़ते कैसे थे, तो क्या तो कॉपी किताब लेके अर्थात चलने लगते थे, नींद आ रही तो तेज चलने लगते थे, तो वो दोनों चीज हो जाता था, थोड़ा तेज चलने लगे तो नींद भी टूट गई और बॉडी और ब्रेन थोड़ा एक्टिव भी हो गया। तो इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट एक्सरसाइज टू प्रिवेंट बोर्डम, सोशल सपोर्ट, एनकरेजमेंट फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली एंड ग्रुप पार्टिसिपेशन। एक बात याद रखिएगा, बेक बाटर बेटर, जब आप किसी को बांटते हैं कोई भी चीज अच्छा चीज तो आप भी बेटर होते हैं।
इसलिए मैं क्या करता था, मैं जब पढ़ लेता था कोई चीज समझ जाता था तो जो लोग नहीं समझे उनको समझाता था, और मेरा समझाने का स्टाइल मेरे दोस्तों को बड़ा अच्छा लगता था, बोलते थे कि टीचर से ज्यादा अच्छा तुमसे समझ में आ रहा है। तो रात में मेरे यहाँ भीड़ भी लगती थी, तो उससे क्या होता, हमको फायदा ही होता था। तो सोशल सपोर्ट दीजिए भी और लीजिए भी जब जरूरत पड़े। कॉन्ट्रैक्ट, रिटेन कमिटमेंट स्पेसिफिकली स्पेसिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशन। तो रिटेन एक कमेंट, देखिए कभी भी रिटेन जब कुछ होता है ना तो वो ज्यादा आपके लिए ऑथेंटिक हो जाता है, कहीं भी सटा दिया लिखा हुआ तो अपने राइटिंग में तो लगेगा कि हाँ ये चीज हमको सोचे थे ये करना है। री-इन्फोर्समेंट इंटरवेंशन, इंसेंटिव, रिवार्ड्स और अप्रिसिएशन अपने आप को भी दीजिए कि अरे यार तुम एक सप्ताह तक लगातार सुबह उठ गया, अरे तुम तो एक सप्ताह तक लगातार एक्सरसाइज कर लिया, तो चलो कुछ हम लोग करेंगे। ये पहले सोच लीजिए कि अगर ऐसा हम कर लेंगे तो हम अपने आप को इंसेंटिव या रिवार्ड देंगे। फीडबैक, प्रोवाइडिंग रेगुलर परफॉर्मेंस फीडबैक, खुद को भी दीजिए फीडबैक और दूसरे को भी फीडबैक दीजिए, एक दूसरे को। अगर कोई कोच या मेंटर आपके हैं तो वो इस काम के लिए आपका जरूर हेल्प करेंगे। प्रोसेस ओरिएंटेशन, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म बिहेवियरल चेंज रेदर देन शॉर्ट टर्म आउटकम्स। जो है प्रोसेस इंटर, देखिए कि लंबे समय में हम अपने आप कहाँ देखना चाह रहे हैं, तो अपने आप एक मोटिवेशन भी अंदर से रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आइडेंटिफाई बैरियर्स एंड डेवलपिंग सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बढ़ेगा आपका, हेल्थ रिस्क जो है कम होगा, और ये सब चीज सोचते हुए आप एडेयर कर सकते हैं और इसको जोड़े रख सकते हैं अपने आप को एक्सरसाइज से। एजुकेटिंग पार्टिसिपेंट्स अबाउट बेनिफिट्स एंड प्रॉपर एक्सरसाइज टेक्निक्स, जो ये लिखा हुआ है कि आप किसी को एक्सरसाइज से एडेयर करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, आप अपने भी करना चाहते हो तो ये खुद को अप्लाई करने के लिए काफी, खुद को बदलना बहुत जरूरी है। हेल्थ एजुकेशन, एजुकेटिंग पार्टिसिपेंट अबाउट बेनिफिट्स एंड प्रॉपर एक्सरसाइज टेक्निक्स। की आइडिया क्या है, एक्सरसाइज लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ऑफ एक्सरसाइज बिहेवियर सपोर्टेड बाय प्रॉपर मोटिवेशन, अवेयरनेस, बेनिफिट्स एंड सिस्टमैटिक एडहेरेंस स्टडीज। ये सब के बावजूद लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, लगना चाहिए कि भले हमको अच्छा नहीं लग रहा लेकिन ये करना है। जब ये कुछ महीनों तक करने लगेंगे तो आपको एक आदत में आ जाए। जैसे मैं कितने भी हड़बड़ी में रहता हूं तो मेरा एक छोटा सा एक रूटीन है, एक रिचुअल्स है कि 50 पुशअप जल्दी से कर लेना है और थोड़ा सा सिटअप्स कर लेना, वो मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी में ही सही। तो वो आपको लाइफ में धीरे धीरे जब आ जाए, यानी कि आप एक्सरसाइज एडहेरेंस में आ गए, आपकी लाइफ में एक्सरसाइज आ गया है। मीनिंग ऑफ एग्रेशन, एग्रेशन बिहेवियर दैट इज हॉस्टाइल एंड वायलेट्स अदर। एग्रेशन हर कोई जानता है कि क्या है, लेकिन आपको डिफिनेशन याद रखना है कि क्या लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो एग्रेशन इज बिहेवियर दैट इज हॉस्टाइल एंड वायलेट्स अदर पीपल्स राइट। कभी भी गुस्से में आप आते तो अच्छा तो नहीं होता है, उसमें कम अच्छा और कम बुरा और ज्यादा बुरा क्या है, ये है 3 तरह का एग्रेशन। लेकिन एग्रेशन अच्छा नहीं है, शांत मन से निर्णय लेना ज्यादा अच्छा है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल व्यूज, एग्रेशन इज बिहेवियर इंटेंडेड टू कॉज फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म, कभी गाली देख दिए तो साइकोलॉजिकल हार्म टू अनदर पर्सन। इट इज इंटेंशनल, यानी अब्यूजिंग वर्ड भी एक तरह से कि गुस्सा में ही आदमी निकलता है। जब शारीरिक रूप से हिंसा नहीं कर पाता तो मुंह से की जाने हिंसा को ही एब्यूजल वर्ड बोलते हैं, एब्यूजिंग वर्ड। अब बहुत लोगों का तो ऐसा हो गया कि एब्यूजिंग वर्ड पता भी नहीं चलता कि हम निकाल रहे हैं, उनके लाइफ स्टाइल में ही आ गया है, लेकिन वो आदत के चलते बोलते हैं। और यहाँ पर अगर गुस्से चलते अगर बोल रहे तब इट इज इंटेंशनल, डायरेक्टेड टुवर्ड्स अनदर लिविंग बीइंग एंड कैन बी फिजिकल और वर्बल। डायरेक्टेड टुवर्ड्स अनदर लिविंग बीइंग में यहाँ पे एग्रेशन ले रहे हैं हम लोग। तो नॉन लिविंग पे गुस्सा आए थे, गुस्सा के जोर से दरवाजा मार देते हैं, गुस्सा के कुछ भी नॉन लिविंग के साथ भी। एग्रेशन इज विजिबल बिहेवियर नॉट मेयरली एन इमोशन, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव एग्रेशन। ऐसे 3 ही एग्रेशन आपके सिलेबस में है, ये सिर्फ उसको समझाने के लिए। अनप्लान इंपल्सिव बिहेवियर राइजिंग फ्रॉम एंगर, फियर और रिटेलिएशन, ये होता है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव एग्रेशन होता है प्लान एंड कैलकुलेटेड बिहेवियर यूज्ड टू अचीव सम मोटिव। जैसे जो इंस्ट्रूमेंटल और असर्टिव एग्रेशन है ये प्रोएक्टिव में थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ये रिएक्टिव जो है हॉस्टाइल एग्रेशन, तुरंत गुस्सा है और कुछ कर दिया ऐसे जिससे कि खुद को भी नुकसान पहुंचा, दूसरे को भी नुकसान पहुंच रहा है। क्राइटेरिया टू डिफाइन एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, एन एक्ट इज एग्रेसिव व्हेन it involves physical or verbal behavior, it causes harm or injury, physical or psychological, it is directed towards another living being, there is intention to cause harm। किसी भी तरह से हार्म पहुंचाने का अगर है तो ये से पहचान जाइए कि एग्रेशन में अगला आ गया है। टाइप्स ऑफ एग्रेशन, हॉस्टाइल एग्रेशन, प्राइमरी एम टू हार्म और इंज्योर अनदर पर्सन, सबसे खराब ये हॉस्टाइल एग्रेशन, गुस्से में आए कुछ किसी को मार दिए। यूजुअली अनप्लान, ये प्लान नहीं होता, अचानक गुस्सा आता है। इंपल्सिव, reactionary and driven by intense emotions such as anger
ऑफन एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ कंट्रोल, अधिकतर अपने आप में जो कंट्रोल खो देता है। ये कहा जाता है गुस्सा पहले अपने आप को जलाती है तभी दूसरे को जलाती है, तो वो ये है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, aggressive behavior used as a means to achieve goals such as winning, gaining advantage, prestige or reward. Harm to opponent is secondary for achieving the objective. इसमें क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया। इंस्ट्रूमेंट से कोई भी चीज जो है यूज करने की चीज को इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जैसे हॉकी कोई तेजी से उठाया कि मारने वाले गुस्से में, अगला जैसे सोचा कि मारेगा क्या तो बॉल लेके निकल गया, तो इंस्ट्रूमेंटल में आ जाएगा वो। हमने इंस्ट्रूमेंट की तरह इसको यूज कर लिया। Assertive aggression, often called assertive behavior in sports, is use of high intensity physical or verbal effort to achieve a goal, such as scoring or winning, while staying strictly within the rules and without intent to injure an opponent. जैसे स्लेजिंग होता है क्रिकेट में, अरे अरे रखो बॉल यहीं रखो, ये आउट होगा, नहीं मार पा रहा है, इस टाइप का जो है assertive aggression है। It is characterized by determination, high energy and assertiveness. Distinguishing it is from hostile aggression. Intent to harm यहाँ नहीं है, और instrumental aggression harm as means to goal भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि शो की ऐसा गुस्सा कि इससे इंस्ट्रूमेंट जैसा यूज किए। ये assertive aggression अधिकतर स्पोर्ट्स फील्ड में होता है, हर गेम में होता है। जैसे अगला का अगर सर्विस से पॉइंट आ गया, इसका अगला सर्विस तो रॉन्ग होगा ही होगा, देख लेना, ये अगले को टीज करने के लिए थोड़ा सा। लेकिन ये इतना चलता गेम में, ये अलाउड भी होता है असर्टिव एग्रेशन, क्योंकि थोड़ा सा तो मजा तभी आएगा जब एक दूसरे थोड़ा सा होगा ऐसा कुछ जिसको कि बिहेवियर जो आपको शो करे। जैसे बॉल जोर से मार के जब शो करते हैं हाथ के हल्ला, तो उससे अगला को थोड़ा सा फील होता है कि नहीं, अगले को थोड़ा सा गुस्सा अंदर से आ जाता है, उस गुस्से में वो गलती कर जाता है। रिलेशनल एग्रेशन ये आपका इसमें नहीं है, 3 ही मेन है आपका सिलेबस में, लेकिन ये उसी को एक्सप्लेन करने के लिए एनसीईआरटी लिखा था तो मैंने लिख दिया कि कहीं अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं टच कर जाए। रिलेशनल एग्रेशन क्या है? एग्रेशन एम एट डैमेजिंग रिलेशनशिप और सोशल स्टेटस सच एज सोशल एक्सक्लूजन, स्प्रेडिंग रूमर्स और विड्रॉल ऑफ फ्रेंडशिप। पहले लोग बातचीत बंद करते थे, अब लोग ब्लॉक कर देते हैं। तो किसी को ब्लॉक कर दिए या किसी के बारे में कुछ गलत उल्टा इधर कुछ सोशल मीडिया डाल दिए, ये रिलेशनल एग्रेशन में आ जाता है। असर्टिव बिहेवियर वर्सेस एग्रेशन। असर्टिव बिहेवियर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग एंड ओपिनियन, एम्स एट रिजोल्यूशन। कैसे हम जैसे बताए ना, 2 लोग जब बहस करते हैं उससे एक आग निकलती है, इसमें दोनों जलते हैं। लेकिन जब 2 लोग जब बातचीत करते हैं तो एक रोशनी निकलती है, इससे दोनों लोग देखते हैं कि सही क्या है। तो देखना सही कौन है से ज्यादा सही मतलब है कि सही क्या है। जब 2 लोग बहस करते हैं तो सही कौन है पे बहस होती है, और 2 लोग जब बातचीत करते हैं पॉजिटिवली तो सही क्या है पर पहुंचते हैं। तो ये है असर्टिव बिहेवियर। पॉजिटिव होता है, रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन होता है, और जो है एम रहता है रिजोल्यूशन पर, कैसे हम इसको ठीक करें। एग्रेशन क्या है? निगेटिव बिहेवियर है, इंटेंडेड टू हार्म अदर्स एंड ऑफन काउंटर प्रोडक्टिव। अगला गुस्सा है तो आपको भी गुस्सा आ जाता है। एग्रेशन मैनेजमेंट स्पोर्ट्स कैसे करें? तो स्टडीज टू कंट्रोल एग्रेशन। ये जरूरी है कि बीमारी के साथ साथ ये जाने कि इसका इलाज क्या है। सोशली एक्सेप्टेबल डिस्चार्ज ऑफ एग्रेशन, फिजिकल एक्टिविटीज लाइक पंचिंग बैग। बहुत लोग गुस्से में क्या करते हैं, जैसे मैं एक आश्रम में जब गया था तो वहां पर क्या था, लोग जो है म्यूजिक हाई लगाकर खूब ऐसे ऐसे हाथ पैर कर रहे हैं और कुछ कुछ बड़बड़ा रहे हैं खूब, जिसको कैथारसिस कहा जाता था। तो उसमें क्या, अंदर का कचरा बाहर निकालना। तो जैसे गुस्सा आ गया तो पंच मार रहे हैं पूरा, तो अपना गुस्सा पंच पे निकाल दिया और प्रैक्टिस भी हो गई। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर एप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जिसको ऐसे तुम इस गुस्से को ऐसे निकाल सकते हो, तुमको लोग बोल दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, यही तो मजा है कुछ करके दिखाने का, इस तरह से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है बेस्ट एग्जांपल इसका क्या होगा, जैसे गांधी जी को फर्स्ट क्लास के डब्बा बैठे तो उठा के बाहर फेंक दिया, लेकिन वो कुछ उसके रिस्पॉन्स में गाली गलौज नहीं किए, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ने उसको बदले कि जिस तरह तुमने मुझे इस ट्रेन से बाहर फेंका टिकट के बावजूद, ऐसे ही मैं तुम्हें देश से बाहर फेंक दूंगा, और उनको एक एनर्जी मिली। तो आपका पॉजिटिव जो है, जैसे सचिन तेंदुलकर जब जब बोलते थे लोग कि अरे अब उम्र हो रहा है नहीं खेल पाए, तब तक वो उसका जवाब मुंह से नहीं देके
प्रैक्टिस करते थे और नेक्स्ट जो सेंचुरी मार के। तो इस तरह से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होना चाहिए। निगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट फॉर वायलेशन एक्ट, ये भी जरूरी है। अगर डर रहेगा तो थोड़ा सा गुस्सा का उस तरह से मैनिफेस्टेशन नहीं होगा हॉस्टाइल टाइप से। मॉडलिंग, एथलीट्स एंड सीनियर प्लेयर्स शुड डेमोन्स्ट्रेट नॉन एग्रेसिव बिहेवियर। जब बड़े लोग अच्छा करेंगे तो मान चलो अच्छा, गुस्से को ऐसे हमको अप्लाई करना चाहिए। की आइडिया क्या है? एग्रेशन इन स्पोर्ट्स रेफर्स टू intentional harmful behavior which may be hostile or instrumental and should be managed through proper behavior studies and reinforcement method। यानी कि reinforcement मतलब उनको क्या और हम इन्फोर्स करें कि कैसे करना है। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स, अब ये चैप्टर का मेन है आपका कि इससे आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं इसको समझकर। देखिए सेल्फ एस्टीम जो है वो बड़ा जरूरी है, ईगो जरूरी नहीं। जैसे मैं ठीक पढ़ा रहा हूं, ठीक समझा रहा हूं, ये है सेल्फ स्टीम, लेकिन मैं ही ठीक पढ़ाता हूं इसको सिर्फ मुझसे पढ़ो, ये है ईगो। तो ईगो से बचना चाहिए, सेल्फ स्टीम सब में होना चाहिए। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एथलीट्स परफॉर्मेंस, बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। एसेंशियल एट्रीब्यूट्स डिस्कस्ड इंक्लूड सेल्फ स्टीम, मेंटल इमेजिनरी, सेल्फ टॉक एंड गोल सेटिंग। यही 4 चीज आपको पढ़ना है इसमें। सेल्फ स्टीम, मेंटल इमेजिनरी, सेल्फ टॉक एंड गोल सेटिंग। गोल सेटिंग लास्ट होगा, व्हिच हेल्प्स एथलीट्स परफॉर्म इफेक्टिवली। ये एथलीट नहीं, पूरी दुनिया में जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं उनके लिए इफेक्टिवली के लिए ये है। मैनेज ट्रेनिंग एंड कंपटीशन एनवायरनमेंट। सेल्फ स्टीम क्या है? सेल्फ स्टीम रेफर्स टू अ पर्सन्स इवैल्यूएशन, एटीट्यूड, रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ। ये वाला पहला पंच लाइन तो जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि जैसे सेल्फ स्टीम में कुछ आए तो ये लाइन। सेल्फ स्टीम रेफर्स टू अ पर्सन्स इवैल्यूएशन, एटीट्यूड, रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ। इसको एकदम याद रखिएगा। इट रिफ्लेक्ट्स, इतना याद रखिएगा तो बाकी तो आप अपना कर लीजिएगा। इसको पेंसिल से अंडरलाइन, जो भी एकदम परफेक्ट चीज उसको पेंसिल अंडरलाइन करें ताकि चेक करने वाले के नजर में आ जाए। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ पॉजिटिवली इंडिविजुअल्स व्यू देयर कैपेबिलिटीज, अचीवमेंट एंड वैल्यूज। आप कैसे देखते हैं? बहुत ज्यादा तो खुश नहीं हो जाते हैं, लगता है हम ही हम हैं। एक है ना, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसको वैल्यू कीजिए कि नहीं हम जीते, सेल्फ स्टीम होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। अगला फिर प्रयास जारी रखिए। हाई सेल्फ स्टीम कंट्रीब्यूट्स टू मेंटल हेल्थ, कॉन्फिडेंस एंड परफॉर्मेंस, वेयर लो सेल्फ स्टीम इज एसोसिएटेड विद फीलिंग। और लो सेल्फ स्टीम तो एकदम ठीक नहीं है, वो तो ईगो से भी खराब है। रेगुलर एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन आर लिंक्ड विद इंप्रूव्ड सेल्फ स्टीम। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, अपने आप सेल्फ स्टीम बढ़ा रहता है। मेंटल इमेजिनरी, मेंटल इमेजिनरी इज द, जो अल्बर्ट आइंस्टीन को यहाँ कोट कर सकते हैं, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। तो जब तक आप इमेजिनेशन दर्शन नहीं करेंगे कि हमको कहाँ जाना है, कैसा करना है, तब तक तो फिर मजा ही नहीं लाइफ में। मेंटल इमेजिनरी इज अ सर्टेन और रिक्रिएशनल और एक्सपीरियंसेस इन द माइंड यूजिंग वन और मोर सेंसेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली। इट यूज फॉर स्किल लर्निंग। पहले हम सोचे कि कैसा खेलेंगे, जैसे हमारे एक पिंकी भैया तो बहुत अच्छा खेलते थे, उनके लोग बताते हैं कि मैच से 1 घंटा पहले बैठ के वो अपने आप को देखते रहते थे खुद से बैठ के, कि यहाँ पर बॉल आएगा तो क्या करेंगे, इस जगह आएगा तो क्या होगा, पूरा ग्राउंड को बैठ के देखते थे चुपचाप। तो इट इज यूज फॉर स्किल लर्निंग, कंपटीशन प्रिपरेशन, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। जैसे हम लोग एक रात पहले ही अगला दिन का मैच का सब्जेक्ट स्ट्रेटजी बना लेते हैं, वो मेंटल इमेजिनरी ही है कि कब क्या होगा। मेंटल रिहर्सल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये जो है बहुत जरूरी है मेंटल इमेजिनरी आपके लाइफ में। आप थोड़ा मेंटल इमेजिनरी कर लीजिएगा इस वीडियो के बाद कि हमको कैसे कैसे तुरंत कंप्लीट करना है और किस तरह का पीवाईक्यू में दिक्कत आ रहा है, तो पीवाईक्यू में दिक्कत क्या आ रहा है, किस तरह से मेंटल इमेजिनरी कीजिए फटाफट कि हमको कैसे कैसे पढ़ना है, क्या तैयार करना है, एक स्पेसिफिक गोल बनाकर, और उसके बाद फिर उसको मेंटल इमेजिनरी कीजिए कि हम यहाँ तक सब चीज खत्म कर लेंगे, 14-15 तक सब खत्म कर लेंगे, ताकि ऐसा हम लिखने का प्रैक्टिस कर ले कि मेरा नंबर 70 आउट ऑफ 70 ही आया और कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। बेनिफिट ऑफ इमेजिनरी क्या है? इंप्रूव्स acquisition performance of skill, enhances attention focus and cognitive functioning, helps regulate arousal and anxiety, improves self confidence, motivation and self control, self talk। सेल्फ टॉक भी बहुत जरूरी है। एक लाइन है कि कोई पास न रहने पर भी नर मन मौन नहीं रहता, आप आपकी कहता है वो आप आपकी सुनता है। तो ये जो है सेल्फ टॉक कहता है कि अपने आप से पॉजिटिव बात कीजिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक होना चाहिए। सेल्फ टॉक, बहुत लोग तो सेल्फ टॉक ही निगेटिव करते हैं कि हमसे याद नहीं होता। कैसे नहीं होता? बहुत चीज याद है आपको, अपना घर याद है, सब कुछ याद है, तो ये भी याद होगा। सेल्फ टॉक इज अ पर्सनल डायलॉग, ओवर्ट और कवर्ड, यूज थ्रू, या तो अपने आप से बोल के या तो मन ही मन, दोनों, through which athletes give themselves instructions, reinforcement or motivation. It helps control thoughts, improve self confidence and enhance performance. ये सेल्फ टॉक भी जरूरी है, अपने आप से बात कीजिए।
स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर आप अपने आप से बात नहीं कर रहे हैं मतलब आप सबसे महत्वपूर्ण आदमी से बात नहीं कर रहे हैं। तो दुनिया सबसे महत्वपूर्ण आदमी आपके लिए आप खुद है, तो खुद से बात जरूर किया कीजिए। टाइप्स ऑफ सेल्फ टॉक, टॉक स्पेसिफिक स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट के बारे में बार बार दोहरा रहे हैं कि हमको ये करना ही करना। जैसे मोहम्मद अली था, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, हमेशा दोहराते थे। तो सेल्फ टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। इंकरेजमेंट एंड एफर्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। मूड वर्ड्स, कुछ कुछ मूड ठीक करने के लिए, अरे तुम आज कर लोगे, मजा आ गया, ये सब भी होना चाहिए। बेनिफिट्स, बिल्ड सेल्फ इफिकेसी, हेल्प इन स्किल एक्विजिशन, जब अपने आप से अच्छे से बात करें तो आपका स्किल एक्विजिशन आएगा। कंट्रोल्स मूड एंड एफर्ट, इंप्रूव्स कंसंट्रेशन एंड गोल सेटिंग। लास्ट आ गया हम लोग गोल सेटिंग, जो पहले ही बता दिए हम कि स्मार्ट होना चाहिए। तो प्रिंसिपल गोल सेटिंग क्या है, यहां आ जाता है। गोल शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल, क्लियरली डिफाइनिंग टाइम लिमिट्स, टी जरूर होना चाहिए। टाइम लिमिट अगर नहीं है कि कब तक क्या, तब तक आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आज क्या क्या कर लेंगे वो आज लिखिए, तब फिर मजा आएगा। राइट गोल्स एंड मॉनिटर प्रोग्रेस, गोल को हमेशा ऐसा जगह लिखिए जो कि सामने दिखाई देते रहता है, कि बार बार आपको मोटिवेट करे। इसके बेनिफिट ऑफ गोल सेटिंग क्या है, इंप्रूव फोकस ऑफ अटेंशन, डेवलप परसिस्टेंस, मोबिलाइज एफर्ट, इंकरेजेस लर्निंग ऑफ न्यू टेक्निक्स, इंक्रीज मोटिवेशन, मोटिवेशन को इंक्रीज करता है। और की आइडिया क्या है लास्ट, साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट्स सच एज सेल्फ स्टीम, मेंटल मेच्योरिटी, सेल्फ टॉक एंड गोल सेटिंग इज significantly enhance athletes motivation, concentration, confidence and overall sports performance। और लास्ट आपके मोटिवेशन के लिए याद रखिए, क्लियर गोल बना लीजिए। और एक लाइन है कि जब से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, मैंने रास्ते में मील का पत्थर, जिसमें लिखा था कितना कितना बाकी है, मैंने रास्ते पे मील का पत्थर नहीं देखा। तो मील का पत्थर देखने की जरूरत नहीं है, 70 आउट ऑफ 70 का टारगेट बनाइए। और याद रखिए कि अगर आसमां छू के आने की जिद है तो धूप या घटा है आपको नहीं वो रहना चाहिए। लाइन आखिरी लाइन ये बोलूंगा कि आसमां छू के आने की जिद है मुझे, तो धूप है या घटा है मुझे क्या पता, और मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता। तो आप हवा मत देखिए, एक टारगेट बनाइए और उस पर हेल्प के लिए हम लोग सब आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।